प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस ने अपना चार्ज संभाला, अपनी अदालतों में वो बैठे, जिनमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब थे, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब थे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब थे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार की मुश्तरका कॉल पर वकला ने आज हड़ताल की और अदालतों में वो पेश नहीं हुए। वकला की जानिब से आज एक कन्वेंशन भी मुनक्किद किया गया, जिसमें इन तीनों हाई कोर्ट से लाने वाले जजेस के इस अमल की मुखालफत की गई और कहा गया कि ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ हुआ है। दूसरी तरफ आज कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस अमल की हिमायत की। बल्कि चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि मैं तो गुलदस्ता बनाना चाहता हूं और कितनी अच्छी बात है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं। लेकिन सवालात बहरहाल बहुत सारे पैदा हो रहे हैं इस अमल से। उनमें से सीधा चंद सवाल मैं आपके सामने रखता हूं और फिर हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। सवाल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले 3 नए जजेस की सीनियोरिटी का स्टेटस क्या है? क्या वो उसी सीनियोरिटी के साथ आए हैं या यहां पर आकर वो जो पहले से मौजूद जजेस हैं उनके जूनियर हो जाएंगे? जजेस के तबादले और मुस्तकिल तैनाती में फर्क होता है क्या? यह एक सवाल है। सवाल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ्रेश तैनातियों के बजाय दीगर हाई कोर्ट से जज लाने को क्यों तरजीह दी गई है? एक सवाल है कि क्या दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले 3 नए जजेस के लिए नया हल्फ लेना जरूरी है? एक सवाल यह भी है कि क्या आइन के आर्टिकल 194 के तहत हाई कोर्ट के जजेस का हल्फ मखसूस हाई कोर्ट के लिए होता है या एक हल्फ तमाम हाई कोर्ट्स में चल जाता है? किसी और हाई कोर्ट का सीनियोरिटी में 15वें नंबर का जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियोरिटी में दूसरे नंबर पर आना दुरुस्त तशरीह है? क्या 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के सीनियोरिटी में 15वें नंबर के जज सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का नाम भी सुप्रीम कोर्ट तकर्रुर के लिए ज़ेर गौर आ सकता है? हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन ने 2 नए जज तैनात किए, दीगर खाली असामियों को क्यों छोड़ा गया? एक सवाल यह भी है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बजरिया जुडिशल कमीशन ताज़ा तैनातियां ना करने का मकसद दीगर हाई कोर्ट से जजों को बजरिया ट्रांसफर लाकर सीनियोरिटी से छेड़छाड़ करना है? एक और सवाल यह है कि किसी हाई कोर्ट में जजों की तैनाती जुडिशल कमीशन का कुली इख्तियार है या आइन के आर्टिकल 200 के तहत बजरिया मुशावरत सदर, चीफ जस्टिस और मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान का है? और एक इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या आइन के आर्टिकल 200 को हरकत में लाना आर्टिकल 175A के तहत जुडिशल कमीशन के जजों की तैनाती के इख्तियार को बुरुए कार लाने के मुतरादिफ है? ये वो सवाल हैं जिस पर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मियां रऊफ अता साहब मौजूद हैं, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया रऊफ अता साहब, खुश आमदीद। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। रियासत साहब आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मियां रऊफ अता साहब, ये जो हल्फनामा है किसी जज का, किसी हाई कोर्ट के जज का, वो मेरे सामने मौजूद है और उसमें यह लिखा हुआ है कि बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान या जज अदालत उज़्मा पाकिस्तान या चीफ जस्टिस या जज अदालत आलिया सूबा या सूबाजात, आगे जगह खाली छोड़ी गई है जिसमें उस सूबे का लिखा जाता है जहां का वो हल्फ उठा रहे होते हैं। मसलन हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, तो आगे लिखा जाएगा लाहौर हाई कोर्ट। तो इससे तो हमें यह अंदाजा होता है कि एक जज का जो हल्फ है वो उसी मखसूस सूबे के लिए होता है, दूसरी अदालत के लिए नहीं होता। तो क्या आप नहीं समझते कि यहां पर जब ट्रांसफर हुई है लाहौर हाई कोर्ट से या सिंध हाई कोर्ट से, तो फिर नया हल्फ होना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त तशरीह नहीं है। जब भी कोई जज की कोई रिकमेंडेशन होती है एलिवेशन के लिए जुडिशल कमीशन के जरिए या उससे पहले जो फोरम मौजूद था उसके जरिए, जब उसकी फ्रेश एलिवेशन होती है, इसको अपॉइंटमेंट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट हम कहेंगे, तो उस वक्त उसका ओथ लेना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर वो जब तक वो अपने ऑफिस में इंटर नहीं हो सकता जब तक वो ओथ ना ले। जब उसने एक ओथ ले लिया देन ये ओथ जो है वंस फॉर ऑल होगा। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल में जब उनकी ट्रांसफर हुई है, ये अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर है, इसमें ओथ जो है नहीं होगा। आर्टिकल 194 का इतलाक इसमें बिल्कुल नहीं होगा और ये अपनी सीनियरिटी कैरी करेंगे अपने साथ, ये आल्टर नहीं होगी। वहां पे ये सीनियरिटी रन करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द
ओथ जो उनका था, फ्रॉम जो ओथ लिया है उस डे से, फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ द एलिवेशन, ये वहां से रन करेगी ये सीनियरिटी। तो ये सीनियरिटी अपने साथ कैरी करेंगे। अब इनकी पोजीशन फिर देखें, जब जिस ये कोर्ट में जा रहे हैं वहां पर इनकी सीनियरिटी का तयन होगा। आज जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जब हमारे सामने ये मामला वहां पर जुडिशल कमीशन में आएगा तो हम सीनियरिटी को और अपॉइंटमेंट को दोनों पहलुओं को देखेंगे। वहां जहां तक आपका ये कहना कि ये ओथ जो है अगर एक हाई कोर्ट में लिया है तो दूसरी में लिया जाना जरूरी है, ये इसकी कदगन आइन में नहीं है। एक ओथ लिया तो वंस फॉर ऑल ओथ होगा। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। इस पर रियासत साहब एक तो ये बताइए, आपने आज हड़ताल की, अगर ये आईनी है ये अमल भी कि उन्होंने हल्फ नहीं लिया और ट्रांसफर भी हो सकती है, आर्टिकल 200 भी मौजूद है, आइन में एग्जिस्ट करता है, तो आपने फिर हड़ताल क्यों की आज? देखिए, हड़ताल तो हमने की है कि ये एक तजर्बा किया गया जो विद मेला फाइडी है कि पहले इसकी मिसालें नहीं मिलती। जिन मिसालों का लोग जिक्र करते हैं, सरदार असलम साहब का करते हैं या जस्टिस बिलाल का करते हैं, तो वो मुशर्रफ की बनाई हुई पीसीओ कोर्ट थी। वो मुशर्रफ डिक्टेटर के ऑर्डर से यहाँ आए थे। जो इकबाल हमीदुर रहमान साहब तशरीफ लाए थे, उस वक्त 31 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के जरिए पीसीओ कोर्ट अबॉलिश हो गई थी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी तो उसमें ला ये था कि जो चीफ जस्टिस होगा, बाकी जजेस की एलिवेशन के लिए वो नाम रिकमेंड या प्रपोज करते थे, उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए यहाँ लाया गया था। अब यहाँ पे तो इनकी अपनी बनाई 26वीं तरमीम में उसके 175 में लिखा हुआ कि मोस्ट 3 जो सीनियर जजेस होंगे उनमें से आपने चाहिए। आप अपनी बनाई हुई तरमीम को नहीं मान रहे। मैं सदर साहब ने जो फरमाया है, बाकी चीजों से आपके ख्याल में हल्फ लेना जरूरी है? हल्फ जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको अर्ज कर दूं, सदर साहब ने भी बिल्कुल ठीक फरमाया है कि इस पे तो कोई लॉ है ही नहीं। इन्होंने खुद कहा ना कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको देखेंगे। तो हाउ कि अभी तक ये डिसाइडेड ही नहीं है, कोई इस पे जजमेंट ही नहीं है, लॉ साइलेंट है। तो आपने मोहसिन अख्तर कियानी साहब को एक स्टेप पीछे कैसे कर दिया, सारे जजेस को एक स्टेप पे। ये है मेलस, ये है मेला फाइडी, इस पे हमने स्ट्राइक की है। हम ये चाहते हैं कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज और मनूवर करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हमारी जो है ना एहतजाज करने की रीजन है। और दूसरी बात, जिस जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठाया वो तो जज उस हाई कोर्ट का है, उसको इधर ला के आप बाकी सारा सेटअप चेंज करके पूरा सेटअप आप डिस्टर्ब करें, इसमें सीनियरिटी का हार जाए ना, हार जाए ना। कि पहले गवर्नमेंट कहती रही, झूठ बोलती रही कि जी जो मोस्ट सीनियर पर्सन होगा सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस बनेगा, वो 26वीं तरमीम ले आए। फिर वो कहते रहे कि जी यही। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब कितने अरसे से, 10 साल से सीनियर प्यूने चले आ रहे हैं। अतर साहब के जाने के बाद 4 साल है या 5 साल, आई डोंट नो कितना उसका एग्जैक्ट टाइम है, तो वो प्यूने आ रहे हैं। अब आपने उनको कैसे आपने उनको डिमोट कर दिया है, आप उनका कैसे शफल कर सकते हैं? अगर तो अभी भी तो आप अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से बनाए, हो सकता है मियां गुल हसन औरंगजेब बन जाए, तो भाई उन तीनों में से बनाए ना, इनको शामिल कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप इनको। यही तो मेला फाइडी है कि उनको ला के इनको शामिल करके इनको बनाना चाह रहे हैं। ये मेला फाइडी है यार, खुदा का खौफ करें। रूल ऑफ लॉ की बात करो, इदारों की बात करो। आप वो 15वें नंबर से उठा के ले आए, वहां 2 लाख केसेस पेंडिंग है। वो लोग इंसाफ को तरस गए हैं, जहां 16,000 केसेस है वहां आप उनको ले आए। हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि कौन सा ये इनके पास कोई आसमानी कोई ऐसा सहीफा इनको मिल गया है जिन्होंने ये कह दिया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे तो इन हाई कोर्ट चलेगी, वरना ये तो मेरा ख्याल सिस्टम ही रुक जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। को खुदा का खौफ करे, इस मुल्क पे रहम करे साहब। आप भी सब लोग जो आइन और कानून की बात करें, ये ना करें। जी मियां साहब, सर एक तो ये बता दें, मेला फाइडी की बात कर रहे हैं मियां साहब, एक क्वेश्चन भी छोटा सा ले लीजिएगा। मेला फाइडी कह रहे हैं कि देखें आप ला ही इस इंटेंशन के साथ रहे कि आपने चीफ जस्टिस बनाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अगर आपकी ये इंटेंशन, और फिर आपने क्यों बनाना है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी जजेस मौजूद हैं, उनको आप क्यों चीफ जस्टिस नहीं लगाना चाहते? आप एक चीफ जस्टिस को दूसरे हाई कोर्ट से क्यों लेकर आ रहे हैं? ये मैं थोड़ी वजाहत करता चलूं, पाकिस्तान जो है वो वफाकी जमहूरिया है
और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक वफाक की अलामत है जिसने चारों सूबों की नुमाइंदगी होना ज़रूरी है, और अभी भी मौजूद है। इस वक्त भी चारों सूबों से यहाँ पर जजेस मौजूद है वहाँ पर। लेकिन बलूचिस्तान से पहली दफ़ा जो है पहली दफ़ा किसी बलोच जज को आज तारीख में पहली दफ़ा यहाँ अपॉइंट किया गया है, जिसकी, और सिंध से खादिम हुसैन सोमरो साहब को पहली दफ़ा वहाँ से किसी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। इसकी तो पजीराई मिलनी चाहिए थी। आजम कमरानी साहब को तो कंफर्म नहीं किया गया, उसके पीछे भी कुछ कुफ्ते कार फरमा थे जो उनको नहीं वहां पर परफॉर्म नहीं करने दिया गया। वो एक अलहदा इशू है। जो इनका ये फरमाना कि ये और दूसरे के घर में आना, मैं तो एक कदम और आगे चला जाऊंगा कि इस्लामाबाद से जो बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट जज हैं वो हमारे सूबे में भी आके सर्विस दे सकते हैं, वहां पर उनको भी ट्रांसफर कर दें ताकि हमारे लोग उनसे भी ज्यादा सीख सकें, ताकि एक दूसरे के साथ हम काफी जो इनकी उनकी एक्सपर्टीज है उनसे भी सीख सकें। 20 लोगों की लिस्ट गई है, उनमें से 2 जज आपने किए, तो ये 3 बाकी उनमें से कर लेते ना। आपने ये 3 इसलिए छोड़े कि हम हाई कोर्ट को मैनेज करेंगे। मियां साहब ये मैलेस है ताकि मोहब्बत के रिश्ते ये जो है ये सूबों की इन दीवारों से गुजर कर आगे चले जाएं सारे। आप उनको छोड़ दें, उनको जजेस जो सीटें जो काम करने दें, हमारी बार से 3 और ले जाएं, हमारी बार से 3 बलूचिस्तान के लिए, 3 सिंध के लिए और पंजाब के लिए ले जाएं, और पेशावर के लिए। मियां साहब मैं आपका सारी जिंदगी मकरूज रहूंगा। आजा और ये महफूज अदलिया का तस्वर और ज्यादा बेहतर होगा। और मेरे नजदीक जो इनको कहना है, अच्छा सर एक चीज जो अभी कही भी है मियां साहब, बहुत मुश्किल है इसको डिफेंड करना मियां साहब। अच्छा मियां तासा 26 तरमीम के जो अभी जिक्र भी हुआ है और बार बार इस पर बहुत डिबेट हो रही है। बार बार कहा जा रहा है कि जी माजी में भी जजेस के तबादले की मिसालें मौजूद हैं। जिन 2-3 लोगों के नाम अभी लिए जा रहे हैं उसमें मसलन फरवरी 2008 में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद असम का ट्रांसफर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किया गया, एक ये बात हो रही है। दूसरा, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद असम तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए थे, यानी और मार्च 2009 में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस एम बिलाल का ट्रांसफर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस एम बिलाल तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए। इसके बाद लेकिन सर ये भी तो देखें ना, पीसीओ की पैदावार होने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत्म कर दिया गया, ताहम 18वीं तरमीम के तहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट को दोबारा बहाल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बहाली के बाद लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। लेकिन एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, ये जी सही है सर, लेकिन बैरिस्टर सलाउद्दीन और अभी बिल्कुल रियासत साहब ने भी ये बात की, बैरिस्टर सलाउद्दीन ने इस पर एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि सरदार असलम और मोहम्मद बिलाल को मुशर्रफ पीसीओ तरामीम के तहत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था और दोनों ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी करार दे दिए थे। और जब 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट फिर वजूद में आई तो इकबाल हमीदुर रहमान को लाहौर हाईकोर्ट से बतौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उस वक्त कोई जज ही नहीं था। तैनातियां करनी थी उन्होंने, रिकमेंडेशन और नाम प्रपोज करने थे जजेस के लिए, वो फॉर्मेलिटी आइन के अंदर लिखी हुई थी। अब आप क्या कहेंगे सर, ये जो आप माजी की मिसालें दे रहे हैं वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन थी और इकबाल हमीदुर रहमान को तो उस वक्त तो कोई जज ही नहीं था। अच्छा मियां साहब एक सवाल मुझे बता दें, इन जजेस को जिनको आप नहीं लगा रहे, आप चूंकि आप सपोर्ट कर रहे हो उस वर्शन को, मियां साहब इनकी रीजंस बता दें। ये नालायक हैं, ये इनकॉम्पिटेंट हैं, ये डिसऑनेस्ट हैं, ये करप्ट हैं, कोई रीजन बता दें। या इनकी अहलियत नहीं थी, तो अगर अहलियत नहीं थी तो इनको कंफर्म किया क्यों किया, और अगर आपने कर दिया तो आप जजेस बनाने में कौन सा अमल मौका देना बात करने का। जी मियां साहब। जी सर, ये असदुल्ला साहब देखें, जब इन 3 जजेस के नाम अभी जाएंगे 3 सीनियर मोस्ट जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चीफ जस्टिस के लिए, तो वहाँ वो फोरम मौजूद है, वो इवेल्युएट करेगा इनकी परफॉर्मेंस को, इनकी इंटीग्रिटी को, इनकी लीगल एक्यूमेंट को और इनकी जो बैकग्राउंड है, सारी चीजें वहाँ ज़ेरे बहस आएंगी। ये अभी से इसने ढूंढना शुरू कर दिया है कि ये कम्पिटेंट है, ये फलाना, ये फोरम मौजूद है, उसमें उसका मुशावरत का अमल भी बहुत वसी है। अभी माजी की तरह ये नहीं है कि 2-4 लोगों ने इसका फैसला करना है, ये सारे लोग बैठ के इस मुशावरत के जो वसी तर अमल है उसमें इनको ज़ेरे गौर लाएंगे इन सारी चीजों को, फिर उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होगा सर ये करने से पहले ज़ेरे गौर लाया जाता तो ज्यादा बेहतर ना होता? नहीं, फोरम मौजूद है ना, मैं और आप तो इसमें तयन नहीं कर सकते कि ये बहुत अहल हैं और ये ना अहल है, ये मेरा इख्तियार भी नहीं है ना आपका इख्तियार है, इसका फोरम मौजूद है वहां पर। नहीं मैंने और आपने तो नहीं करना सर, मैं ये तो सवाल कर रहा हूं कि क्या ये सारी चीजों को ज़ेरे गौर
ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लाने से पहले ज़ेर गौर नहीं लाना चाहिए था? और दूसरी बात सर, एक और सवाल का जवाब दीजिए ताज साहब, वो ये है कि क्या आप समझते हैं कि अब चूंकि ये 15वें नंबर के जज को जब आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लाए, वो सीनियर प्योनर जज हो गए, अब उनको आज ही सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कंसिडर तो किया जा सकता है ना? यानी उनको अगर 2 जजेस ले जाने हो फर्ज कीजिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, तो उनको भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ले जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट? जी, ले जाया जा सकता है वहां पर, बिल्कुल। ये 26 आईनी तरमीम के बाद जो है वो जब 5 जजेस का नाम जाएगा, उसमें से उनका चुनाव होगा, जो उसमें से वो देखेंगे कि कौन इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो उनको करके जरूर उनकी तैनाती अमल में लाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी लाई जा सकती है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका जो ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये आइन की आर्टिकल 200 के रूह के ऐन मुताबिक हुई है, दस्तूर के ताबे होकर हुई है। कोई आइन से मावरा कोई कदम नहीं उठाया गया या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं वहां पर हुई है। आप थोड़ा पढ़ के उसको देख लें, वो इजाजत देता है सदर पाकिस्तान को कि वो उस दस्तूर के ताबे रहते हुए किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो उनके 2-4 उसके मराहिल हैं वो उन्होंने कंप्लीट किए हैं, उसके बाद ये चीज जो है ये ट्रांसफर जो मुकम्मल हुई है। मियां साहब, ये तजर्बा किसी और हाई कोर्ट में क्यों नहीं किया गया? मैं तो आप भी दावा दे रहा हूं कि हमारी हाई कोर्ट में दे दें जनाब, आप अपने कोई जजेस वहां पे अच्छा है तो हम लोग भी सीख लेंगे उनसे, कॉम्पिटेंसी से हम भी लेंगे। आप मेरे सदर है, मेरी दरखास्त ये है कि ये तजर्बा इस वक्त इस क्रूशल हालात हाई कोर्ट में जहां सर असदुल्ला साहब, ये मजीद क्यों है कि एक मखसूस शख्सियत को कि सिर्फ उन्हीं को लगाना है? इदारे अहम होते हैं जो आइन के ताबे काम करते हैं, आइन की रूह से अगर कोई मावरा कदम हुआ ना फिर बताएं मुझे। 5वें को 8वें को 8वें को लगा दे, इस्लामाबाद से लगा दे। देखो मैं तो ये शख्सियत की बात नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि डोगर साहब को, मैं ये नहीं कह रहा कि डोगर साहब को लगाया जाए, वो 3 जब नाम जाएंगे उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनाव जाएगा। मियां साहब, ये मेरा बयान लिख ले, रिकॉर्ड पे इनको लगा दिया जाएगा, इसलिए आप अच्छा वैसे आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वेलकम किया गया है, बाकायदा एक तकरीब से सजाई गई, फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया, लॉ ऑफिसर्स गए, उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिए तो ये तकरीब मुनक्किद की, लेकिन खादिम हुसैन सोमरो और मोहम्मद आसिफ साहब के लिए ये तकरीब मुनक्किद नहीं की। तो इन तीनों में जजों में क्या फर्क है सर? ये मुझे इसके बारे में कोई आपने जो बताया अभी का इल्म नहीं है। अगर वो उनकी शायद आपने तकरीब नहीं हुई वहां पे, हमारी बात से एक वकील साहब थे और एक का तल्लक एक हुकूमती पार्टी से था और एक स्टेट काउंसिल थे, ये 3 लोगों ने। नहीं, मैं दोपहर 1 बजे की बात कर रहा हूं, जब आपका कन्वेंशन शुरू हो गया था दोपहर 1 बजे, फिर बाकायदा एक तकरीब सी मुनक्किद की गई। लेकिन जो आप तो सुबह की बात बता रहे हैं ना, मैं आपको दोपहर 1 बजे की बात बता रहा हूं। आप फिर चले गए थे कन्वेंशन के लिए पीछे, फिर ये तकरीब एक जल्दी में एक फौरन एक तकरीब मुनक्किद की गई, उसमें बहुत सारे लोग, फिर फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। आज कन्वेंशन में हमने ये डिमांड कर दी कि इनको वापस भेजा जाए। अच्छा वैसे चीफ जस्टिस साहब लिया जाए, ये सवाल तो देखिए पूरी वकला बिरादरी पूरे पाकिस्तान से उधर इतनी सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस साहब से इंटरेक्शन हुआ है सहाफियों का, तो चीफ जस्टिस साहब से जस्टिस यहिया अफरीदी साहब से सवाल किया गया कि अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस को लेकर आना था तो फिर सीनियर मोस्ट जजेस को क्यों नहीं लाया गया? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। आपके ख्याल में ये वैलिड क्वेश्चन है? बिल्कुल गलत है। उसकी रीजन ये है कि देखे वाई ओनली सरदार ये जो डोगर साहब है उनको, और वाई ओनली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए अमीनुद्दीन, वाई कि जी आप किसी और जैद बकर का नाम आपको नहीं, मगर आप नहीं, मगर कोई और होता तो आप उस पर भी तो इतराज कर सकते थे। देखिए हम तो इस चीज के खिलाफ है, बिल्कुल सर, जो हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, उसके अंदर ये इंटरफेरेंस है। किसी भी हाई कोर्ट के जो जजेस साहबान हमारे लिए रिस्पेक्टेड, उनको काम करने दें और हाई कोर्ट्स को चलने दें, ना करें इस निजाम को डीरेल ना करें। जी राव बता लास्ट पॉइंट जी। नहीं, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की उन तमाम बातों की तायद करता हूं। उन्होंने वाकई इस गुलदस्ता सजाने जा रहे हैं, उसको ये रास्ते में रुकावट ना बने। 4 सूबों की ये वफाकी जमहूरिया है, इसमें खूबसूरती पैदा होने दें। आने वाले वक्त आपको ये अच्छी डिलीवरी देंगे, आपको इनको कहें ये जो इंसाफ की फराहमी इंशाल्लाह उसको यकीनी बनाएंगे। आखिरी सवाल मियां साहब ये बता दें कि लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, मियां साहब लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज लाए गए हैं या चीफ जस्टिस लाए गए हैं?
नहीं, जज लाए गए हैं, उनकी तैनाती एज ए जज हुई है। चीफ जस्टिस का जो प्रोसीजर है या उसका अमल है वो तो अभी आगे शुरू होगा कि 3 जजेस के नाम जाएंगे वहां से। देखते हैं अभी उनमें से कौन पूरा किसके नाम पे निकलता है। उसके बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिस पे आयद होगी। वो मेरा ख्याल जो भी होगा बड़े अच्छे, हम तवक्का रखते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से वो अपने इस फराइज को सरअंजाम देंगे। इसमें बदनीति नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि हमें इसके तावन और मेरे सदर ने कहा कि चीफ साहब ने कहा है कि जी गुलदस्ता बनाना चाह रहे। गुलदस्ता तो खैर नहीं, वो ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक गुलशन है, लेकिन गुलशन को तबाह ना करें आप अपनी छोटी छोटी ख्वाहिश। बहुत शुक्रिया रियासत अली आजाद साहब। नहीं, गुलशन के हम पासबान हैं इंशाल्लाह। टेंशन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के आने के बाद सीनियोरिटी की सूरत हाल क्या है, उस पर सवाल भी हुआ था और कहा गया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर बात हुई थी और चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया था कि इस मामले का जायजा लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अब हमारे सामने एक लिस्ट आ चुकी है और इस लिस्ट के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब तीसरे नंबर पर हैं। और इसी तरतीब से, बाकी वही तरतीब जो पहले से मौजूद है, उसके मुताबिक नई सीनियोरिटी लिस्ट बन गई है। यानी चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज जो हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर हो गए हैं। यानी इन तमाम सवालों का हुकूमत ने जवाब दे दिया है कि नए हल्फ की जरूरत भी नहीं है, सीनियोरिटी वही होगी जो इस हाईकोर्ट में आने के बाद, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बनेगी। नई सीनियोरिटी या एक हल्फ उठाना और उसके बाद फिर जो एक जूनियर मोस्ट जज बन जाते हैं नई अदालत में आने के बाद, वो नहीं होगा। तो ये सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है। अब इस पर तहरीक इंसाफ ने भी अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कोर्ट पैकिंग कहा जा रहा है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस के आने को भी मेलाफाइडी कहा जा रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं, PTI के रहनुमा। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, खुशामदीद। शैला रजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, MNA हैं। शैला साहबा, आपको भी खुशामदीद। झगड़ा साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियोरिटी लिस्ट आ गई है, लाहौर हाई कोर्ट से एक जज ट्रांसफर होकर आए हैं, वो अब सीनियर मोस्ट जज बन गए हैं। तहरीक इंसाफ को क्या इस सारे मामले पर कोई इतराज़ात है? क्या मसला था उन 5 जजेस में जिनको सुपरसीड किया गया? अब वो तो हो गए, जब आप कोई और सीनियर मोस्ट आ जाएगा तो वो सुपरसीड हो ही जाएंगे। सुपरसीड से आ जाएंगे, जूनियर हो गए। हाँ, क्यों? ये तो क्यों इनसे पूछे ना, इन्होंने किया है क्यों? ये कोई मामूली बात तो नहीं है या ऑर्डिनरी बात तो नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सवाल पूछने का हक है। आज जिन्होंने किया है उनसे पहले जवाब लें, फिर मैं बता। पहले शैला साहबा से पूछ लेते हैं। शैला साहबा, इनमें से एक भी ठीक नहीं थी। जी शैला साहबा, ये बताइए कि बुनियादी सवाल PTI का ये है, वुकला ने आज हड़ताल भी किया, उनका सवाल ये है कि आखिर जो पहले से मौजूद जजेस हैं उनमें से क्या कोई कॉम्पिटेंट नहीं है? वो क्यों चीफ जस्टिस नहीं बन सकते? कि आपको चीफ जस्टिस के लिए एक ऐसे जज को लाहौर हाई कोर्ट से लाना पड़ा है कि उनका नाम चीफ जस्टिस के तौर पर ज़ेरे गौर है? अच्छा, पहली तो बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है असेंबली से पास की गई है, उसके अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं। दूसरे आइन का आर्टिकल 200 जो है वो सदर को ये इख्तियार देता है कि वो एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी तरफ लगा सकते हैं। और बाकी रही हड़ताल, तो मैं आज चैनल पे सुन रही थी और दिखा भी रहे थे कुछ। वो दिखाने से तो प्रूव नहीं हुआ, सुना है मैंने कि जुज़वी एक हड़ताल हुई और मोस्टली जो थे वो लॉयर्स जो थे उन्होंने काम किया। बहरहाल नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो आज सारा दिन मैं भी मौजूद रहा हूँ शैला साहबा, वहां पर तो वुकला नहीं अपीयर हुए हैं, अदालतों में काम नहीं हुआ, सिर्फ लॉ ऑफिसर्स गए हैं। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तो कोर्ट में लिखवाया अपने एक ऑर्डर में कि आज हाई कोर्ट से में दूसरी हाई कोर्ट से आने वाले जजेस की वजह से वुकला ने हड़ताल की है, इसलिए आज हम केस की समाअत नहीं कर पा रहे। अब ये कि देखें, मैं तो कानून जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने आर्टिकल 200 भी बताया। दूसरी बात जो है वो ये है कि जितना मैंने माहिर कवानीन को सुना, उन्होंने कहा कि जजेस जो है इस तरह से एक कमेटी सी बना के या इस तरह करके ख़त नहीं लिख सकते कि ये क्या हो रहा है और हम ये नहीं कर सकते। तो ये एक सिलसिला है जिसमें मैं समझती हूँ कि अगर तैमूर झगड़ा साहब लॉयर हैं तो आपको किसी लॉयर ही को बुलाना चाहिए था। और लॉयर्स पर तो लॉयर्स के साथ तो हमने इस पर डिस्कशन कर ली है पहले पार्ट में, लेकिन आपसे हम जाहिर है एक ये सवाल ये है कि क्या ये पॉलिटिकल इंटेंशंस के तहत हो रहा है? इस पर पॉलिटिकल
पॉइंट ऑफ व्यू आना भी जरूरी है। तो झगड़ा साहब, आप इस पे आप इसको क्या कैसे देखते हैं? इस पे कानूनी बहस तो हमने कर ली। मैं तो नहीं समझती कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटेंशन है, क्योंकि जाहिर है कि एक हमने अमेंडमेंट की है, और जैसे कि मैंने कहा कि एक आर्टिकल भी मौजूद है। शैला साहब, आपको पाबंद नहीं करती ना कि आपने इन 6 जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाना और आपने लाजमी दूसरी अदालत से लाकर किसी को चीफ जस्टिस बनाना है, यह अमेंडमेंट आपको पाबंद तो नहीं करती ना जी? इससे पहले का भी कोई कानून पाबंद नहीं करता। क्या मतलब, मैं समझा इससे नहीं। पहले भी देखिए, 18वीं तरमीम जो हुई थी उसमें इख्तियारात हुकूमत ही के पास थे, लेकिन आपकी ऑडियो फिर चली गई है। इन द मीनवाइल हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। तैमूर झगड़ा साहब, अब आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जी हमने कानून पास किया, आइन में तरमीम हुई है, और वो आइनी तरमीम हुकूमत को या जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार देती है कि वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं। इनको मैं समझाता हूँ जिस तरीके से इनको शायद समझ आएगी। ये जो अभी इम्पोर्टेड जजेस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, PCO 2 के तहत, और इसमें मेरे ख्याल में वकला के 2 ग्रुप्स हैं, एक प्रोफेशनल ग्रुप और एक डिपेंडेंट ग्रुप। इंडिपेंडेंट ग्रुप होता था जिस वक्त में आसमा जहांगीर लीड कर दी थी, अभी शायद वो डिपेंडेंट ग्रुप है, ठीक है। प्लॉटिस्तान के जो एम्पायर है, ठीक है, उसके मातहत तो ये हो रहा है। देखें, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दौर है, और ये अभी से नहीं शुरू हुआ था। और जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं 18 महीने या जितना भी उनका जो है वो टेन्यर था, जिसमें ह्यूमन राइट्स का, या वो जो कह रहे थे डिरेलिंग ऑफ डेमोक्रेसी पे मैं केस कर दूंगा, आईने में देख लें, उनको पता चल जाएगा कि केस कहां पे करना है। लेकिन जो उसके बाद भी हुआ है, पहले वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो भी देखिए, आप जब कानून को इस्तेमाल करें जो है वो अपनी मैलिफाइड मकसद हासिल करने के लिए, तो वो इलीगल होता है तारीख की नजरों में भी। आप इसमें देखें जो डीबीज बनी है उसमें चीफ जस्टिस साहब के साथ जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब हैं, जिनके सामने आप अपना केस नहीं लगवाना चाहते, लेकिन डीबी नंबर 1 जो है वो ये बनी है। डीबी नंबर 2 में जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं और उनके साथ खादिम सोमरो साहब हैं जो सिंध हाई कोर्ट से आए हैं। अब आपका अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो है वो अपील में आना है, वो इन्हीं में से किसी डीबी के पास लगना है, तो फिर आप क्या करेंगे? पीटीआई फिर कहेगी कि जी हम इनके सामने अपीयर नहीं होना चाहते। इट्स इररिलेवेंट। पीटीआई कह देगी जो इंसाफ के निज़ाम के साथ हो रहा है इसकी कीमत बहुत लंबी अदा करनी पड़ेगी। इसीलिए हो रहा है कि इनको पता है कि इनके पास ना कोई शवाहिद है, ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है। ये कल मेरे ख्याल में 100 बार इमरान खान को प्रोसिक्यूट कर दे, एक नहीं 100 मिलिट्री कोर्ट्स में कर दे। अगर पहले नहीं साबित हुआ था, जो पहले भी साबित हो गया था, साबित हो गया कि आपकी ये जो इंसाफ का निज़ाम है इट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। जो ये ट्राइपार्टाइट गवर्नमेंट है, यू हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, पूरी दुनिया को पता है, हम डिबेट कर सकते हैं 1000 बार, हर किसी को पता है। या तो बता दें कि ये 5 जजेस जो हैं ना अहल थे, ठीक है, और हिम्मत हो तो जाके बता दें क्या ये कोइंसिडेंस है कि ये 5 वो जजेस थे जिन्होंने खत लिखा था कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है। इज दैट अ कोइंसिडेंस? क्योंकि उसको तो माना था ना, कभी इवन नहीं कहा कि उन पे प्रेशर। अच्छा, वैसे अभी तो खैर इन्होंने कभी उन्होंने कहा, उनकी तो शहबाज शरीफ से मीटिंग हुई ना कि इस पे इंक्वायरी डालते हैं। ये मामला तो कभी हल नहीं हुआ। तो जब हल नहीं हुआ, अगर ये 5 जजेस अभी उस लाहौर हाई कोर्ट के 15वें जज से सुपरसीड हो जाए, और इसमें पीपल्स पार्टी अपने आप को जो है वो ये नहीं कह सकती हम गवर्नमेंट पार्टी तो बाकायदा 26वीं तरमीम खुद लेकर आई ना। बिलावल साहब का सबसे ज्यादा रोल है, वो उसको क्लेम करते हैं और उससे क्रेडिट लेते हैं कि 26वीं तरमीम उन्होंने की है। यानी कि बिलावल आप कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप के लाने की क्रेडिट? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं उन्होंने, मैं ये कह रहा हूं कि 26वीं तरमीम जो है उसका क्लेम वो ले रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम ये, हाँ, उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं। शैला साहबा, अब मसला ये है कि कहा यही जा रहा था कि 26वीं तरमीम लाई इसलिए जा रही है ताकि आप तमाम अदालतों में अपनी मर्जी के जज लगा सके। और अभी जो 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया है उसमें एक फरीक ने और उनके वकील ने ये ग्राउंड पेश किया अदालत में। उन्होंने कहा है
कि आप देखिए इसका इंपैक्ट ये है कि यहां पर एग्जीक्यूटिव के हाथ में कंट्रोल आ गया है जजेस की अपॉइंटमेंट का, और वो अपनी मर्जी के उन जजेस को भी लेकर आ रहे हैं जिनको पहले माजी में नाअहल करार दिया जा चुका है अदालत में काम करने के लिए। तो हाँ, तो ये मेरा सवाल जी, अब मुझे सवाल आपसे ये है कि क्या 26वीं तरमीम के ही ये असरात हैं कि अपनी मर्जी के जजेस आएंगे? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 26वीं तरमीम में जो हुकूमत को इख्तियार दिया गया है, 18वीं तरमीम में वो हुकूमत ही को दिया गया था। लेकिन क्योंकि माशाल्लाह उस वक्त पसंदीदा जजेस थे, इफ्तिखार चौधरी ने जबरदस्ती जो है वो 19वीं तरमीम कराकर ये इख्तियार हुकूमत से वापस ले लिया था। तो 26वीं आईनी तरमीम में तैमूर सलीम झगड़ा साहब को शायद मालूम नहीं है कि खुद PTI की भी जबरदस्त हिमायत शामिल थी, और अब ये कहते हैं बार बार कामरान मुर्तजा साहब को लें या किसी को लें या मौलाना साहब को लें, तो वो बताएंगे कि आखिरी दिन तक वो चाहते थे, लेकिन फिर जब वो अडियाला गए तो बेबस हो गए। जी, मैं एक छोटा सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं शैला साहब ब्रेक लेकर वापस आ जाता हूं, फिर जवाब दे दीजिएगा। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शैला साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी, झगड़ा साहब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने वही किया जो इनके DNA में है, और आप माजी की आपको पूरा एनालाइज कर रहे थे पीपल्स पार्टी की सियासत को, कैसे रिस्पॉन्ड? मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगी, पीपल्स पार्टी की सियासत को अगर मुल्क से हटा देना तो फिर है ना, ये हिस्ट्री मिलती है कि इतने साथ एहतशाम ज़मीर के साथ बैठे, फिर मुशर्रफ से इसलिए झगड़ा हुआ कि 36 सीटें हम 100 चाहते थे, वो 36 दे रहा था। फिर जहीरुल इस्लाम ने एलानिया कह दिया कि थर्ड ऑप्शन। भुट्टो साहब की जब बात करते तो पहले भुट्टो साहब इस्कंदर मिर्जा उनके इन लॉज में थे, उनको लेकर आए, उसके बाद माशाल्लाह लगा। और भुट्टो साहब जो थे वो समझते थे कि सियासत में इन होना है, तो अगर सियासत में चलना है तो बेशक राइटिस्ट के साथ चलना पड़े, आप आवाम से राब्ते में रहेंगे। उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने माशाल्लाह अपनी पार्टी बनाई, और बेगम नुसरत भुट्टो पहली खातून थी जिन्होंने कोई तोशा खाना वगैरह का रुख नहीं किया, पहली खातून थी जिन्होंने माशाल्लाह को चैलेंज किया। एक तो थोड़ा सा इनको मैं ये बता देना चाहती हूँ। सेकंड ये कि मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि बीबी ने 2 माशाल्लाह डिक्टेटर्स को चैलेंज किया और मुल्क में माशाल्लाह था, और जब उससे बात भी की तो उससे, जैसे बेगम नुसरत भुट्टो ने MRD बनाई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के, इसके बावजूद कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिया के साथ मिल गई थी लेकिन उन्हें अपने साथ मिलाया था, और ये पहली फतह थी हमारी, और भुट्टो साहब भी जिंदा थे उस वक्त। तो उसके बाद बीबी साहिबा ने पॉलिटिकल पार्टीज के वापसी का रास्ता निकाला, और जब वो मुल्क में आ गई तो हमारे लोगों के बड़े बयानात हैं, और खुद मुशर्रफ ने कहा था मायदा खत्म, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रास्ता निकाला। आप हमें बताएंगे कि क्या होती है सियासत? जुडिशल कमीशन की जो कंस्ट्रक्शन है जिस अंदाज में, क्योंकि सारी अपॉइंटमेंट्स तो वहां से हो रही हैं, तो आपका कि क्या जुडिशल कमीशन की तश्कील या इस शक्ल में तश्कील में भी आपका रोल था या नहीं था PTI? नहीं, मैंने तो आपको कहा कि उस प्रोसेस का हिस्सा बनना इसलिए ज़रूरी था कि जो सबसे खौफनाक शिक थे 26वीं तरमीम के, वो ब्लॉक की जाए। आपको याद है कि एक रात, मुझे ये भी याद है ना कि आखिर में आपने ये कहा था कि जी अब हम प्रिंसिपली जो है वो वोट नहीं कर रहे, बाकी हमें इस मुसवदे पर कोई एतराज नहीं है। बैरिस्टर गौहर का एक बयान आया था, आपको पता है बैरिस्टर गौहर बहुत बड़े जेंटलमैन है, तो उनके बयान सॉफ्ट होते हैं। मतलब ये क्या चेयरमैन है वो? हाँ, लेकिन वो जेंटलमैनली बयान देते हैं, इसमें कोई वो देखे, ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने जो कहा उनका ये मतलब नहीं था? मैंने कहा उनके जो है अंदाजे बयान जो है वो सॉफ्ट होता है। हम अंदाजे बयान की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो उनके लफ्जों की बात कर रहे हैं। उनके अल्फाज ये थे कि जी हमें अब इस पे कोई एतराज नहीं है, बस हम प्रिंसिपल, हमारा स्टैंड ये है कि हम वोट नहीं करेंगे। असेंबली में PTI की क्या पोजीशन थी जब वोट हो रहा था? नहीं, मगर वो तो चाहे आप पोजीशन ले चुके थे ना कि हम वोट नहीं करेंगे। नहीं, असेंबली में क्या पोजीशन थी? PTI ने वोट किस तरफ डाला? वो तो ठीक है, जवाब तो दे देना। वोट नहीं डाला ना, वो तो आपने स्टैंड ले लिया, अपोज किया। जो लोग आ सकते थे, क्योंकि बाकियों को तो अगवा होने का हर रोज जो है वो डर होता है ना, ठीक है, अपोज किया, ये तो बता देना कि अपोज किया। अब बाकी आप कहें, अब मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस मुझे याद है बैरिस्टर अली गौहर ने तकरीर की, सॉरी आपके अली जफर साहब ने तकरीर की थी, और अली जफर साहब ने कहा था कि जी इसमें इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कि ये चल ही नहीं सकेगा। नहीं चल रहा, लेकिन वही अली जफर साहब जो है बैरिस्टर गौहर के पीछे खड़े हुए थे, सारे ला रहे थे जब वो तकरीर कर रहे थे, नहीं चल रहा। देखिए, और अगर इनके साथ वो बाकी दो खड़े थे,
उनको खराज तहसीन पेश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये खड़े हुए हैं ये इस पूरे मुल्क को दिखा रहा है कि जितनी भी जो है वो ज़बरदस्ती करे एक फैशिस्ट निज़ाम, खड़ा होना ज़रूरी है, ये क्रम्बल होगा। और ये अभी सबको पता है कि जिस दिन ये गिरेगा ये निज़ाम, पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म, मुस्लिम लीग की सियासत ख़त्म। अनफॉर्चुनेटली जो गन जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, पीका एक्ट के थ्रू आपके और मेरे मुंह बंद करने से, पुलिस में, ये सारे जो पाकिस्तान के इदारे तबाह हुए हैं ना, ये इतनी आसानी से सही है, ठीक नहीं। चलिए ये बता दीजिए, आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए, आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, आपके साथ और भी 5 लोग थे, उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। आप क्यों मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब से? नहीं, क्या इमरान खान साहब ने बुलाया था, उन्होंने बुलाया था। और आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि कुछ जुनेद अकबर साहब ने आकर बिल्कुल एक नई एक अलग लाइन नज़र आ रही है जो गंडापुर साहब से है। तो किधर इमरान खान साहब आप लोगों से मुलाकात करके क्या सोच रहे हैं? पार्टी को थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पे लेकर जाना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब की मर्जी है कि उन्होंने जिससे मुलाकात करनी है, इसमें तो कोई जो है वो नहीं है। 2 हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर भी थे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज जो है वो चेंज हो सकती हैं। मेरे साथ मुजम्मिल असलम जो फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने मुझे रिप्लेस किया, और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी जो एंटी करप्शन वहाँ के जो है वो मिनिस्टर हैं। तो अगर ऐसे कोई बात हो कि जो है वो बिल्कुल पार्टी आपस में तकसीम है, तो इट डजंट मेक सेंस कि हमें साथ बुलाते। तो बुलाया, बड़ी अफसोस की बात है कि नहीं जो है वो किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि खान साहब ने याद किया, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इन टच रहने की कोशिश करते हैं। मैंने जो है वो मुझे खुशी ये हुई है कि साल बाद और इस साल में जो है वो कुछ लोगों ने इल्ज़ामात वगैरह भी लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर खान साहब अच्छे अल्फाज में याद करते हैं तो दिस बाय इटसेल्फ इज इनफ। और एक बात मैं आपको अपने बारे में भी कह दूं, और जो भी पीटीआई का लॉयल वर्कर है उसके बारे में कह दूं, ना हमें ओहदा चाहिए, ना हमें कोई जो है वो रिकग्निशन चाहिए। ये जो इमरान खान की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। वी विल फाइट टिल द लास्ट बॉल एंड वी विल विन। सही है। शैला साहब, आज इमरान खान साहब ने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक खत भी लिखा है, कुछ दहशतगर्दी के हवाले से, कुछ जाहिर है ये पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है और उस पर सारे ही कंसर्न हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी राय और अपनी जो सिफारिशात हैं वो भी दी हैं। दूसरा ये है कि जो मुलाकात का दिन होता है उसमें इमरान खान कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक जिससे मिलना चाहें उसके नाम देते हैं। यह हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है और उन नामों को फिर अलाउ किया जाता है मुलाकात करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 लोग मिलने के लिए गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। आप समझती हैं कि ये जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी की गई है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की भी? अच्छा, पहले तो मैं झगड़ा साहब को ये बता दूं कि तैमूर झगड़ा साहब, हम कोई 2500 सीट या थर्ड ऑप्शन के तौर पे नहीं बने। हम जो है बाकायदा एक नजरियाती पार्टी है और जिसके लीडर्स को एस्टेब्लिशमेंट ने जिसके मुकद्दर में मौत लिख दी, लेकिन हमारी पार्टी बढ़ रही है। जिसको घेर घेर के एक सूबे तक महदूद करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी हर शहर में हमारे कारकुन पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे लीडर्स मरते रहे लेकिन हमारी पार्टी खत्म नहीं हुई। आपकी लीडर अभी सिर्फ 1 साल से अंदर है और बात हो रही हो बड़ी अच्छी तरह जेल काट रहा है भाई, और असेंबली में नारे लग रहे हैं रिहा करो। ठीक है, तो एक तो ये कि हमें खत्म करने की जो है ना वो ख्वाब खत्म हो चुके हैं। अब आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि गवर्नमेंट की एलाइन की बड़ी अजीब जुबान है, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, मतलब किससे? आपसे? बिल्कुल। किससे? ये मतलब ये धमकी है या क्या? जरा प्लीज एक्सप्लेन करें, आपका मतलब क्या है? किससे जी? किससे बचाएं? किससे बचाएं? आपने इतनी बड़ी बात की, आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, किस? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ये जरूरी है कि हमें पता हो कि किससे बचाएं। कर रही हूँ, अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करें। माशाल्लाह से इतने इख्तलाफ पाए जाते हैं, इतने इख्तलाफ पाए जाते हैं, कोई एक को गवारा नहीं करता। घर की खवातीन अंदर से घर की खवातीन के खिलाफ बोल रही हैं, तो मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। अब रही बात दूसरी, देखिए पंजाब गवर्नमेंट के पास जेल है और इसकी जवाब पंजाब गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट है। हम तो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, हम गवर्नमेंट के हिमायती जरूर हैं, सपोर्टर जरूर हैं, सपोर्टर जरूर हैं। आप राय तो दे सकती है ना कि सही हुआ या गलत हुआ, कानून के मुताबिक हुआ या कानून के खिलाफ हुआ। जो भी
जो भी जेल मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट्स मिलने चाहिए कैदी को। और इसी तरह जो है ये भी मुझे पूछना चाहिए कि ये जेल मैनुअल्स के उस वक्त कहाँ थी चीजें जब चांद रात को नैब ने गिरफ्तार शुदा खातून को हॉस्पिटलाइज किया था और फिर रात के 12 बजे घसीट के दोबारा एक सीनियर सिटीजन को जेल ले गई थी। उस वक्त कहाँ थे राइट्स जब बीबी आसिफा को जरदारी साहब से नहीं मिलने दिया जाता था? उस वक्त कहाँ थे राइट्स जब स्पीकर साहब के घर में मेल नौकर्स भी सर्वेंट्स भी निकाल के नौकर भी निकाल कर उनके घर में 7 घंटे तक जो है बेहूदगी की गई थी, जब मिफ्ता इस्माइल के घर में घुसा गया था? ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है। आपके भी सवाल हैं, पीटीआई के भी सवाल हैं, मेरे पास बस खत्म हो गया आपके जवाब लेने के लिए। बहुत शुक्रिया शैला साहबा और तैमूर झगड़ा साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।